हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली सीटेट सेकंड लेवल का सीटेट के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए। पहला ऑप्शन है, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके ताकि। दूसरा है, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। तीसरा ऑप्शन है, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तो यहाँ पर जो पहले ऑप्शन में बताया गया है, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा है, पर्यावरण की जो चिंताएं हैं और इसके जो संरक्षण के संबंध में जो आलोचनात्मक जो समझ है पैदा करना, यानी कि जो पर्यावरण की चिंताएं हैं वो कितनी उचित हैं और उनके संरक्षण के संबंध में जो योजनाएं हैं वो कितनी उचित हैं और कितनी वो हवाई हैं। इन चीज़ों के बारे में आलोचना होती है, तो इसकी समझ पैदा करना, तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। थोड़ी डिटेल देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में व्यापक फेरबदल करते हुए पर्यावरण संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधित विषयों को भूगोल में शामिल किया गया। तो यहाँ पे मेन बात जो फोकस है वो है कि जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, और जब यहाँ पर आलोचनात्मक समझ पैदा होगी तो वो जागरूकता ही है। आलोचनात्मक समझ वो भी क्या है, वो जागरूकता है। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। पहला ऑप्शन है, ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो, यानी अधिक जो शिक्षक में जो सहायक सामग्री है उसका अधिक प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है, ऐसी रणनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हों, यानी कि एक तरीके से रटना हो गया, यानी कि एक तरीके से जब रटेंगे तो वो रटाई चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक एज इट इज दिमाग में रहेंगी। चौथा ऑप्शन है, मानसिक मानचित्रण जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। आलोचनात्मक में क्या है, समझ पैदा होती है, और रचनात्मकता भी, ये दोनों ही समझ के विषय हैं। तो ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे रचनात्मकता और आलोचनात्मकता के परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिलता है। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु रचनात्मक और आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया गया। किसी भी विषय की व्यापक जानकारी हासिल करने के लिए अध्ययन पद्धति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आलोचनात्मक पद्धति को अपनाने से बुनियादी आवश्यकताओं में कमी को दूर किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, जब हम अध्ययन पद्धति की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है किसी चीज़ में, और आलोचनात्मक पद्धति को जब अपनाया जाता है तो उससे क्या है, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनमें जो कमी होती है उन कमियों को दूर किया जाता है, और कमी जब दूर हो जाती है तो उन बुनियादी समझ पे विकसित होती है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान कक्षा में जो एक टीचर का लक्ष्य होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं, आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने योग्य बनाना। तीसरा ऑप्शन है, योग्य निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना। चौथा ऑप्शन है, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तो जो प्रमुख लक्ष्य है एक अध्यापक का, सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है कक्षा में, तो उसका मुख्य जो लक्ष्य है वो होना चाहिए कि स्वतंत्र सोच बच्चे में, अपने तरीके से बच्चा सोचना शुरू कर दे और अपने तरीके से चीज़ों को जो है गेन करना, प्राप्त करना, अर्जित करना शुरू कर दे। तो यही उसका टीचर का एक मुख्य लक्ष्य होता है, स्वतंत्र सोच का निर्मित करना बच्चे के अंदर। चौथा क्वेश्चन है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या होती है। कोई भी सूचना एक पूर्ण रूप से है, उसको एक साइड रखा, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक तरफ रखा, अब उन दोनों में क्या है, उनमें संबंध स्थापित करते हैं। तो इसकी जो योग्यता है ये, इसको क्या कहते हैं, एक ही
सूचना है उसको छोटे छोटे पार्ट्सों में बांटा और फिर उसको पूरी जो सूचना है उसके साथ उसको जोड़ा, तो इस संबंध को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है विश्लेषण करना, दूसरा ऑप्शन है सिमरन कर रखना, तीसरा ऑप्शन है बोध और चौथा ऑप्शन है प्रयोग करना। तो इस तरीके से जो सूचनाएं होती हैं उनमें संबंध स्थापित करने को विश्लेषण करना कहते हैं। सूचनाओं का विश्लेषण एक अनिवार्य विषय माना गया है। इसके अंतर्गत सूचनाओं से संबंधित विषयों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर अंश तथा पूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनका व्यापक विश्लेषण किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इस योग्यता को विश्लेषण करना कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? यानी कि बच्चा अपने अधिक से अधिक समय को शिक्षा से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करे, इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अभी वो कम समय को खर्च कर रहा है शिक्षा पर, और तो उसको शैक्षिक जो गतिविधियाँ उनमें उसके समय को बढ़ाना है, यानी और ज़्यादा समय जो खर्च करे, उसके लिए क्या करें? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। दूसरा ऑप्शन है नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तीसरा ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। चौथा ऑप्शन है मूल विषयों में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कक्षा की जो गतिविधियां हैं और संक्रमण काल के लिए जो योजनाएं जो बनाई गई हैं आने वाले समय के लिए, और उनको योजनाएं बनावें और जो योजनाएं बन गई हैं फिर उन पर कार्य करते हुए उनको पढ़ाएं और समय सारणी उनके लिए निश्चित करें, इतने समय तक टारगेट रख करके ये कार्य इतने से पूरा करना है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों में समझ पैदा की जा सकती है या फिर उनके लिए शैक्षणिक गतिविधियों के लिए टाइम को विस्तारित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल हेतु योजना क्रियान्वित, सबसे पहले योजना क्रियान्वित करना, पढ़ने एवं समय सारणी को लागू करना चाहिए। इससे शैक्षिक गतिविधियां क्रमवार तरीके से संचालित होती हैं। छठा क्वेश्चन है प्रेरक अधिगम यानी इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? यहाँ पर प्रेरक अधिगम जो है इसका विपरीत जो है अधिगम वो बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है निपुणता अधिगम, दूसरा है संरचनात्मक प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है अनुरूपण यानी नकल करना, चौथा ऑप्शन है प्रतिपादक शिक्षण। तो यहाँ पर ये दो अपोजिट चीज़ें ये ध्यान में रखनी है, एक इंडक्टिव लर्निंग यानी प्रेरक अधिगम और इसका उल्टा है प्रतिपादक शिक्षण। ये दोनों चीज़ें अगर एक दूसरे के साथ हम अपोजिट करके इनको याद करेंगे तो 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पर इनमें डिफरेंस और भी कई सारी समझ विकसित हो जाएंगी। तो प्रेरक अधिगम का जो यहाँ पर विपरीत उपागम है वो है प्रतिपादक शिक्षण। प्रेरक अधिगम के विपरीत प्रतिपादक शिक्षण प्रणाली है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में प्रतिपादक शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। प्रतिपादक पद्धति में सबसे पहले संकल्पनाओं को व्यक्त किया जाता है। अब इस पद्धति में क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो भी यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, संकल्पनाओं को व्यक्त किया जाता है और ये ही सीखने के मुख्य आधार होते हैं। और ये क्या है, जो संकल्पना वगैरह जो व्यक्त की जाती हैं और इस पद्धति में ये संकल्पनाएं जो होती हैं ये मुख्य आधार होती हैं सीखने के। प्रेरक अधिगम का इस्तेमाल मुख्य विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। जो प्रेरक जो अधिगम है इसका जो मुख्य जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान के लिए किया जाता है। इसमें प्रायोगिक प्रणाली द्वारा अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। तो प्रेरक पे अध्ययन यानी प्रेरक अधिगम और यहाँ पर जो इसका उल्टा दिया गया है प्रतिपादक शिक्षण में मुख्य जो अंतर है वो क्या हुआ कि इसका प्रेरक अधिगम का तो विज्ञान के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो प्रतिपादक शिक्षण प्रणाली होती है इसका प्रायोगिक प्रणाली जो है इसका अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन पर। 7वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथनानुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो ये कथन नीचे दिए गए हैं इन कथनों में से कौन से कथन के अनुसार शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? यानी कि प्रभावकारी चिंतन और व्यक्ति के व्यवहार के साथ सत्य है या फिर बच्चों के व्यवहार के साथ सत्य है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर यही आपका राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन, यानी अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यानी कि अध्यापक जो कुछ बच्चों के लिए पढ़ाता है, जो कुछ सिखाता है,
जो कुछ करवाता है उसको अपने आपे पर जिस कार्य को करा रहा है उसके प्रति अध्यापक को विश्वास होना चाहिए, और एक वातावरण का निर्माण उसको विश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। चौथा ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं, यानी कि अनुशासन के लिए जो शिक्षण पद्धति है एक तरीके से अनुशासन में नहीं रहते। तो आपका इसमें डिटेल देखते हैं। अध्यापक को अपने छात्रों के प्रति विश्वास एवं सीखने के प्रति नमनीय अर्थात सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अध्यापक के मन में ये भी विश्वास होना चाहिए कि छात्रों को जो ज्ञान दिया जा रहा है वह तथ्यपरक एवं बुनियादी ज़रूरतों के आधार पर दिया जा रहा है। शिक्षण ग्रहण करने एवं देने में विश्वसनीयता शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, शिक्षण ग्रहण करने और शिक्षण देने, यानी शिक्षण जो देता है एक अध्यापक वो भी कहीं ना कहीं से शिक्षण ग्रहण करता है, तो उसको ग्रहण करने में और उसको यानी विश्वसनीय एक तरीके से शिक्षण ग्रहण करे और फिर उसको विश्वसनीयता के तरीके से विश्वसनीयता के साथ ही शिक्षा की गुणात्मकता को मजबूती प्रदान करे बच्चों के साथ साझा करके। आठवां क्वेश्चन है आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो जो वंदे मातरम था ये स्वदेशी आंदोलन का ही दूसरा नाम है। तो पहला ऑप्शन है सविनय होगा, दूसरा ऑप्शन है ऐसे हो, तीसरा ऑप्शन है खिलाफत और चौथा ऑप्शन है स्वदेशी। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। बंग भंग के विरोध स्वरूप शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। ठीक है, यानी बंग भंग के विरोध स्वरूप शुरू हुआ था यह आंदोलन, और स्वदेशी इसमें क्या था आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चला। इसी समय आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया। उसी समय क्या था? आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया, अर्थात वहाँ स्वदेशी आंदोलन को ही वंदे मातरम आंदोलन के नाम से नाम दिया गया। नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? तो यहाँ पर विदुषी शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए, इस जो स्त्री है इसके लिए। तो यहाँ पर इसने क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच के जो सामाजिक जो अंतर हैं उनकी आलोचना की है। तो वो हैं ताराबाई शिंदे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पंडिता रमाबाई, तीसरा ऑप्शन है रास सुंदरी देवी और चौथा ऑप्शन है बेगम रुकैया। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ताराबाई शिंदे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 1850 में इनका जन्म हुआ था और ये एक समाज सुधारक थी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक जो अंतर होता है उसको दूर करने के लिए उसकी व्यापक सतह पर आलोचना की, उसका आंदोलन चलाया। उन्होंने स्त्री पुरुष को एक समान माना और स्त्री पुरुष तुलना का लेखन भी उन्होंने किया। 10वां क्वेश्चन है 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो 19वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर। जो ईसाई मिशनरी थी उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? पहला ऑप्शन है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए नहीं, उनका कोई मकसद ही नहीं था जन सामान्य को शिक्षित करना, तो फिर राज कैसे कर पाते। दूसरा ऑप्शन है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका, क्योंकि भारतीयों को वो अपनी जो उनकी कंपनी थी उसके प्रति वफादार बनाना चाहते थे, यानी कि एक तरीके से अपने अंडर में उनको लेना चाहते थे, और ताकि उनको हमारी अच्छाइयाँ दिखें, उनको अच्छाइयों को या फिर लालच दे करके उनको अपने अधिकार में लेना चाहते थे। तीसरा ऑप्शन है संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए। ऐसा भी नहीं था, वो किसी जो उनका मकसद ये नहीं था ये वे भारतीय ऊपर उठे, बल्कि उनका था राज करना। चौथा ऑप्शन है लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, ये भी उनका उद्देश्य नहीं था। राइट आंसर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, यानी भारतीयों को कंपनी या फिर सरकार, कंपनी के बाद ही सरकार बनी या फिर कंपनी एक तरीके से सरकार थी उसके प्रति वफादार बनाने के लिए। भारत में शिक्षा की शुरुआत ईसाई मिशनरियों द्वारा की गई, जो मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में दी जाती है। इसका मूल उद्देश्य भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाना था तथा शासन संचालन हेतु क्लर्कों की आपूर्ति करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार के प्रति वफादार बनाना, और जब थोड़ी अंग्रेजी सीख जाएंगे तो उनको जो अपने कंपनी में जो कार्य हैं उनमें उनको कार्य पर लगाना, क्लर्कों की पूर्ति करना।
11वां क्वेश्चन है 19वीं सदी की बात हो रही है यहाँ पर भी 11वें क्वेश्चन में भी। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था? पहला ऑप्शन है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। दूसरा ऑप्शन है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तीसरा ऑप्शन है भारत ब्रिटिश उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। ये भी ठीक है कि भारत ब्रिटिश उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति करता था, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ कौन सा परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर जो भारत और ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के प्रति जो बड़ा बाजार बन गया, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ये सा कच्चा माल लेना और फिर उसको तैयार माल को बेचना, तो बाजार में ही दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर है भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटेन में उद्योगीकरण का तेजी से विकास हुआ। भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और तैयार माल को भारत के बाजारों में बेचा जाता था। इससे भारत के घरेलू उद्योगों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों का महज एक खपाने वाला देश बनकर रह गया। भारत क्या था, बस एक जो उनके उत्पाद थे उनको खपाता था, बाकी कच्चा माल यहीं से जाना, वहाँ पे तैयार होगा, फिर यहाँ पर आना और उनको ये भारतीय खपाते थे, एक तरीके से इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, और वहाँ से जो लागत बढ़ के आती थी, ये कच्चा माल भी यही दे रहे हैं भारतीय और फिर उनका तैयार माल भी उनको लेना पड़ रहा है कीमत बढ़ा करके। तो ये क्या था, ये एक खपाने वाला देश बनकर रह गया भारत, और ये भारत के लिए अच्छा नहीं था। 12वां क्वेश्चन है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? यहाँ पर भू राज्य यानी भूमि से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एक समझौता हुआ राजा और तालुकेदारों के बीच में, तो इस समझौते में क्या हुआ, जमींदारों को मान्यता दे दी गई कि तुम ही जमीन के असली मालिक हो। तो पहला ऑप्शन है स्थायी समझौता, दूसरा ऑप्शन रैयतवारी समझौता, तीसरा पट्टीदारी समझौता, चौथा महालवारी समझौता। तो आप राइट आंसर होगा यहाँ पर स्थायी समझौते के तहत ये सारी चीज़ें हुई थी, यानी जमींदारों को अधिकार दे दिया गया जमीन का। 12वां क्वेश्चन के बारे में डिटेल देखते हैं थोड़ी सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, यहाँ पर 1793 की बात है और ये, तो इसमें क्या था, भू राजस्व की उगाही हेतु स्थायी बंदोबस्त समझौता का सूत्रपात किया गया था। स्थायी बंदोबस्त या फिर स्थायी समझौता का सूत्रपात किया गया। इस व्यवस्था में क्या था कि जमींदारों को भूमि का असली मालिक मान लिया गया, वास्तविक मालिक मान लिया गया, तथा राजस्व उगाही का अधिकार उन्हीं को दे दिया गया, जमींदारों को। इस व्यवस्था को इस्तमरारी, तालुकेदारी, जमींदारी आदि नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज भी नहीं होना, यहाँ पर जमींदारी का और जो दो नाम है, इस्तमरारी और तालुकेदारी, ये भी जमींदारी प्रथा के ही नाम है, और स्थायी समझौते के द्वारा इसको जमींदारों को अधिकार दे दिया गया था 1793 में, और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम थे यहाँ पर, इन्होंने अधिकार जो दिया था। 13वां क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो बेगम हजरत महल ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो यहाँ पर लड़ाई लड़ी, वो लड़ी थी लखनऊ से। पहला ऑप्शन आपका फैजाबाद, दूसरा कानपुर, तीसरा इलाहाबाद, चौथा लखनऊ। आपका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लखनऊ। 13वें क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, ठीक है, और उस समय जो अवध था उसकी जो राजधानी थी वो थी लखनऊ, और बेगम हजरत महल जो थी वो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, यानी उनकी बेगम थी। तो उस समय जो अवध की राजधानी लखनऊ थी, इसीलिए बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया? पहले वो क्या था, यहाँ पर जो कंपनी थी उसने अपने जो सारे जो राज करने के जो अधिकार थे वो क्राउन से, जो वहाँ की क्राउन थी उनके लिए, ब्रिटिश की जो क्राउन प्रिंस थी उनके लिए वो ट्रांसफ़र कर दिए, और फिर सारा कंपनी का भी जो सिस्टम और यहाँ पर राज करने का भी जो सारी चीज़ें वहाँ से चलने लगी ब्रिटेन से, और वहीं से इसका सारा इनका सेंटर बन गया। जैसे वहाँ से ऑर्डर होता वैसे ही यहाँ पर ये कार्य सारा करता। तो ये 1858 में ये कार्य कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1833 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1868 का अधिनियम, चौथा ऑप्शन है 1858 का अधिनियम। तो 1858 के एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी का एक्ट पारित किया।
57 का विद्रोह हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पर 57 में क्या था, स्वदेशी वगैरह और ये आंदोलन सारे हुए, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार होने लगा, और 57 में और भी सब बहुत सारी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांतियाँ हुई। तो उससे क्या हुआ, उसके बाद में 1858 में एक एक्ट पास कर दिया कंपनी ने, और उसका सारा जो उसकी चाबी थी एक तरीके से देश की, वो दे दी अंग्रेज ब्रिटिशों के हाथ, ब्रिटिश महारानी के हाथ में, जिसके द्वारा भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा समस्त अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिए गए। अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित करने लगी। ठीक, तो अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ये देखते हैं किधर चला गया। 14वां क्वेश्चन, इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे। तो पाइक पहला ऑप्शन है पानी लाने वाले, दूसरा ऑप्शन अनिवार्य सेना के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है बलात् मजदूर, चौथा ऑप्शन है बागान में काम करने वाले मजदूर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बालात मजदूर थे, इनको पाइक के नाम से जाना जाता था और इन पर ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता था। 15 क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पर देखते हैं। मध्यकालीन असम में बालात मजदूरी करने वाले को पाइक कहा जाता था। ठीक है, बालात मजदूरी करने वाले को पाइक कहा जाता था। इन्हें बलपूर्वक कार्य करने के लिए विवश किया जाता था, यानी कि मजबूर किया जाता था इनको। तो मध्यकालीन और असम की ये जो है बालूत मजदूर, ये असम से जुड़े हुए हैं। 16वां क्वेश्चन है, मणिग्राम और नांदेशी निम्नलिखित में से क्या थे। तो पहला ऑप्शन है चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणों के ब्राह्मदेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, तीसरा ऑप्शन है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे ये दो क्या थे, मणिग्राम। यहाँ पर ग्राम नाम से कंफ्यूज नहीं होना, मणि का ग्राम लगा हुआ है, तो सब यहाँ पर जो अधिकतर जो ध्यान जाता है वो जाता है कि ये जो ब्राह्मणों को दिए गए गाँव थे, नहीं, मणिग्राम ये बल्कि एक संघ था, और नांदेशी ये भी एक संघ था व्यापार से जुड़ा हुआ। 16वें क्वेश्चन के बारे में डिटेल देखते हैं। परंगत प्रथम के समय मिले उत्तर मेरूर अभिलेख में उर्मणिग्राम तथा नांदेवी यानी पल्लव और राजाओं के समय की बात है ये, तो वहाँ पर क्या था उस समय, उत्तर मेरूर यानी कि उत्तर ये तमिलनाडु में अभिलेख है ये मिले, और उसमें उर्मणिग्राम तथा नांदेशी ये दो जो संस्थाएं थी, जो संघ थे, इनका उल्लेख मिला। और मणिग्राम आंतरिक व्यापार तथा नंदा देशी विदेशी व्यापार में संलग्न थे। तो ग्राम का यहाँ पर मतलब है लोकल, और देशी का मतलब यहाँ पर यानी कि विदेशी व्यापार। 17वां क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्थान दिए गए हैं जिनके पुराने नाम दिए गए हैं और वर्तमान में उनके नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनका मिलान करना है। और ये जो स्थान है ये वो स्थान है जहाँ पर अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण और साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर क्या मिले थे, यहाँ पर पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले थे, प्रमाण मिले थे, और अनाज के भी प्रमाण और साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। तो पुराने नाम इनके इधर तरफ दिए गए हैं और वर्तमान इनके नाम इधर दिए गए हैं। तो ये राज्य थे कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले चिरांद। चिरांद जो था पहले वो आपका बिहार का नाम था चिरांद, या फिर ये चिरांद बिहार में स्थित है। जो पहले चिरांद था वो अब बिहार में स्थित है। दूसरा देखते हैं कोलडिंगा। तो कोलडिंगा उत्तर प्रदेश में स्थित था या स्थित है अभी भी, अब इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सी है यहाँ पर बुर्जहोम। बुर्जहोम ये कश्मीर में है। और हालुर ये आपका है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में देखते हैं डिटेल थोड़ा सा। दिए गए स्थल प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित हैं, जिनमें से चिरांद बिहार। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर और है, कोष्टक में दिया गया है कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों ही काल एक साथ आ जाते हैं। वैसे तो प्रागैतिहासिक जो काल है ये उसको बोला जाता है जिसका लिखित प्रमाण नहीं होता। तो ये जो संबंधित हैं इनमें से चिरांद जो है वो बिहार से संबंधित है, और कोलडिहवा ये उत्तर प्रदेश, और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, और तथा हालुर आंध्र प्रदेश में ये स्थान स्थित हैं।
18वां क्वेश्चन यहाँ पर ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का स्थान बार नाम आया है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का केवल एक बार नाम आया है और ये नाम इनकी पवित्रता को लेकर के ये इनका ऋग्वेद में यहाँ पर नाम लिया गया है। पहला ऑप्शन बार है, दूसरा ऑप्शन लगभग 1000, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 100। तो एक ही बार केवल नाम आया है इनका। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का केवल एक बार नाम है। दोनों नदियों को पवित्र नदी माना जाता था ऋग्वेद के अनुसार। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है, यानी दोनों में समान है। पहला ऑप्शन है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। नहीं, ये केवल जैन धर्म में है, बौद्ध में नहीं मैच खाता। दूसरा ऑप्शन है अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। चौथा ऑप्शन, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ही धर्मों में ये बात कही गई है कि जो सच्चा ज्ञान है वो बिना गृह त्याग के प्राप्त नहीं किया जा सकता। 19वां क्वेश्चन की यहाँ पर थोड़ा देखते हैं डिटेल। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है, क्योंकि वहाँ पर जो कार्य करते हैं भूमियों पर वो निम्न जाति के लोग ही करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा था ये कि वास्तव में इनका जो अधिकार है वो निम्न जाति के लोगों का है, तथाकथित निम्न जाति के लोगों का, या फिर उनको क्या बोला जाता था, देशज लोग। पहला ऑप्शन है घासीदास, दूसरा ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, तीसरा ऑप्शन ज्योतिराव फूले, चौथा ऑप्शन हरिदास ठाकुर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ज्योतिराव फूले द्वारा ये बात कही गई थी। देखते हैं थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 20वां, वैसे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ज्योतिराव फूले जो थे वो अपनी पुस्तक उन्होंने गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। जो यहाँ पर इसके विपरीत एक क्वेश्चन पीछे आया था कॉर्नवालिस के टाइम पर, जो सथाई वहाँ पर समझौता हुआ था उसमें का जमींदारों को वास्तविक स्वामी मान लिया गया और उन्हीं से जो उनका जो टैक्स वगैरह लेते थे जमींदारों से ही वो कंपनी सीधी लेती थी। तो इसके विपरीत ज्योतिराव फूले ने यहाँ पर एक गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी और उन्होंने इस ऐसी जो जमींदारी प्रथा है इसके बारे में लिखा और उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, इस तरीके से उन्होंने लिखा, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से था अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से, यानी कि उन पर मेहनत करने वालों से। ठीक है, तो आपके ये थे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन।